सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है आगामी 15 दिसंबर से आपकी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो हैं इसे आयोजित कराने की सरकार ने घोषणा कर दी है। तो आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ये हमारी सीरीज का चौथा लेसन है। अभी तक हमने इसके 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो है आज की वीडियो हम अपने 31 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपकी तैयारी को बेहतर बनाना और आपका सिलेक्शन ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। कई बार आपसे परीक्षाओं में दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ना सिर्फ मैं इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूं बल्कि जो अन्य ऑप्शन रहते हैं उससे रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्ट्स का डिस्कशन भी जो है मैं अपने इन वीडियोज़ में करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। हमारा आज का 31 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ऐतिहासिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो एक सोचने की बात यह है कि आखिर यूरोप वासियों को समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है दोस्तों कि जब ये लैंड रूट से होकर के भारत आया करते थे व्यापार करने के लिए, तो जो लैंड रूट था इस लैंड रूट पर क्या हुआ था कि जब कुस्तुनतुनिया साम्राज्य जो था इस साम्राज्य का पतन हो गया, तो पतन के उपरांत क्या हुआ, इस मार्ग पर टर्किश जो थे, तुर्क जो थे, इनका कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद में यूरोपवासी जो थे, जो भारत व्यापार करने आते थे, ये इन्हें टैक्स भी देना मंजूर था इन्हें कि भाई चलो हम जो है अपना ट्रेड भारत से करते रहेंगे, लेकिन आप जो है हमसे टैक्स भी ले लो, हमें जो है भारत से व्यापार करने की इजाज़त दो। लेकिन होता ये था दोस्तों कि इनके साथ में धोखाधड़ी हो जाती थी। पता चले कि ये व्यापार करके अपना माल जो है वो भारत से ले करके और यूरोप जा रहे हो तो रास्ते में ही इनका माल लूट लिया जाता था, इनके साथ में धोखाधड़ी हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए इन्होंने ये सोचा कि भाई चलो अब जो है समुद्री मार्ग की खोज की जाए और समुद्री मार्ग से जो है भारत पहुंचने का रास्ता जो है तलाश किया जाए। तो फाइनली बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे यात्री जो थे, ये भारत की खोज के लिए निकले। इनमें से एक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, ये भारत की खोज के लिए निकले थे। लेकिन हुआ ये कि भारत की खोज के चक्कर में इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। 1492 में ये निकले थे अपना जहाज़ लेकर के और सोचे कि भैया पृथ्वी तो गोल है, जब पृथ्वी गोल है तो हम जो है पूर्व पश्चिम की तरफ से होते हुए जाएंगे तो पूर्व में भारत पड़ता है तो हम भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये जो है पश्चिम की तरफ चले गए और ये पहुंचे 1492 में ये निकले थे। 1492 में इन्होंने खोज की आज का जो वेस्ट इंडीज़ है और 1494 में इन्होंने जो है अमेरिका की खोज कर दी। इसीलिए दोस्तों जो अमेरिका के मूल निवासी होते हैं उन्हें रेड इंडियंस बोला जाता है, क्योंकि खोज करनी थी भारत की लेकिन खोज हो गई अमेरिका की। इन्हीं के जैसे एक और यात्री थे जिनका नाम था वास्को डी गामा। ये जो है ये यूरोप से जो है साउथ अफ्रीका, जो आज का जो आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं, अगर उसका आप नक्शा अच्छे से देखें तो जो पश्चिमी सहारा वाला जो एरिया है वहाँ से ये उसी के किनारे होते होते ये आज का जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर ये पहुँचे। जब ये यहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है भारतीय माल मिल रहा है, यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ पर जो भारत में उत्पाद जो बनाए जाते हैं वे सभी उत्पाद जो हैं यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई ये भारतीय माल जो है ये यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो उन्होंने बताया कि भाई एक आदमी है, एक व्यापारी है भारत का जो हमारे यहाँ अपना माल लेकर के आता है और यहाँ पर बेच करके वापस भारत चला जाता है। तो वास्को डी गामा ने बोला कि भैया अब तो मैं यहीं रुकूंगा, जब तक मैं उस व्यापारी से मिल नहीं लूँगा तब तक मैं उसके साथ भारत नहीं चला जाऊँगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। फाइनली ऐसा ही हुआ। वो जो व्यापारी थे जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वास्को डी गामा की इनसे मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने इनसे कहा कि आप मुझे भी भारत लेकर के चलिए और फाइनली
20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे और इसी तरह जो है यूरोप वासियों के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज हुई। फाइनली जो है समुद्री रास्ता तलाश लिया गया। आने वाले 100 सालों तक दोस्तों पुर्तगालियों का ही इस मार्ग पर कब्जा रहा और अपने यात्रा में जितना इनका धन लगा था उससे 60 गुना ज़्यादा इन्होंने धन जो है इसमें कमाया था। तो 100 सालों तक पुर्तगालियों का ही कब्जा बना रहा। प्रश्न में हमसे पूछा है कि इनमें से किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, तो ये खोज की थी सी वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है हमारा, हैंडबॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों हैंडबॉल एक टीम का खेल होता है जिसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों का मोटिव क्या होता है, तो जो विरोधी टीम होती है इसके गोल में जो है बॉल फेंकना होता है इन्हें। हैंडबॉल की दोस्तों गवर्निंग बॉडी है IHF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। ये खेल एक इंडोर प्रतियोगिता होती है दोस्तों और इस खेल के क्षेत्र को जहां पर ये खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि हैंडबॉल का खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सी कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपति का संबंध किस काल से है। दोस्तों पशुपति जो है इनका संबंध हड़प्पा संस्कृति से है। हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदाड़ो जो है ये विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। पशुपति का संबंध जो है ये हड़प्पा संस्कृति से है। यहाँ पर एक मुहर मिली है, ये कहा गया कि सिंधु घाटी से मिली जो ये मूर्ति है ये भगवान शंकर की है। कुछ लोग जो है इसे पशुपति की मूर्ति मानते हैं। इसके 3 सिर हैं, शिव के त्रिनेत्र को इंगित करते हैं ये, और साथ ही 3 सींग के शिव के त्रिशूल को जो है ये इंगित करते हैं। तो पशुपति जो है इनका संबंध है डी हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि इनमें से सौर मंडल का सबसे करीबी तारा कौन सा है। दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य का सबसे करीबी तारा है। ये एक छोटा लाल बौना ग्रह है जो हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने ईयर होते हैं। दोस्तों धरती के आकार का ग्रह प्रॉक्सिमा जो है, प्रॉक्सिमा 3b जो है ये इसकी परिक्रमा करता है, जिसकी खोज वर्ष 2016 में की गई थी। तो जो हमारा प्रश्न है कि इनमें से सौर मंडल का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो ये है डी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने वाले अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सत्र का संचालन कौन करता है या संचालक कौन होता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 79 है 79 है, इसमें संसद का वर्णन किया गया है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वे संसद के संयुक्त सत्र की मेजबानी करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने वाले अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सत्र का संयोजक कौन होता है, तो ये होते हैं ए लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है। दोस्तों अगर ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन में है मरियप्पन थंगावेलु। वर्ष 2016 के रियो पैरालंपिक में हाई जंप में इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। दीपा कर्माकर की बात करें तो ये भारतीय जिम्नास्ट हैं। 2016 में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ये पहली जिम्नास्ट बन गई हैं। हिमा दास एक भारतीय एथलीट हैं, आप सभी जानते हैं, स्प्रिंटर हैं ये। दीपा मलिक की बात करें तो ये भी एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिनका संबंध शॉटपुट इवेंट से है। एक चीज और याद रखिएगा, 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु जो है इन्हें भी इस बार के, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से, लेकिन इन्हें जो है इस बार के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा जो प्रश्न है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है, तो ये हैं बी मरियप्पन थंगावेलु। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। नाट्य शास्त्र जो है कला पर व्यापक ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं का वर्णन किया गया है। बात करें ये कब लिखा गया था, तो 3री शताब्दी से पहले जो है भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो हमारा जो प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ये हैं डी भरत मुनि। अगला प्रश्न है हमारा, थालघाट मुंबई और किस शहर को आपस में जोड़ता है। दोस्तों थालघाट एक प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। ये दर्रा पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है,
इसमें स्थित है। इस दर्रे से नासिक भुसावल के रास्ते इंदौर भोपाल का जुड़ाव भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई से ये नासिक को जोड़ता है और यहाँ से होकर मुंबई कोलकाता का मार्ग भी गुजरता है दोस्तों। इसके अलावा एक नाम और मिलता है, एक है थाल घाट और दूसरा है पाल घाट। तो पाल घाट दर्रा जो है ये भी पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। तो दोनों ही दर्रों का हमें नाम याद रखना है, किन किन स्टेट्स को, किन शहरों को जोड़ता है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ही है। तो प्रश्न में पूछा है थाल घाट मुंबई और किस शहर को आपस में जोड़ता है, तो ये जोड़ता है ए नासिक को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट कप से संबंधित नहीं है। दोस्तों कलिंग कप जो है इसका संबंध फुटबॉल की प्रतियोगिता से है। इसके अलावा डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्केडा कप भी फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसके अलावा सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी जो है इनका संबंध भी क्रिकेट की प्रतियोगिताओं से है। प्रश्न पूछा है इनमें से कौन सा क्रिकेट कप से संबंधित नहीं है, तो ये है बी कलिंग कप। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 267 जो है ये भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन करता है, जो कि संसद को और राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इनको आकस्मिक निधि से धन सृजित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि और 266(1) में लोक लेखा निधि का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चंस भी जो है हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 267 में होती है हमारी आकस्मिक निधि, 266 में होती है संचित निधि और 266(1) में होती है लोक लेखा निधि। हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा है आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये आती है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। तो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों हमारा आज का लेसन। 40 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। कल जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें हम 41वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे अपनी, और उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है ये काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।